सो हेलो अगेन प्यारे भाइयों। ठीक है भाइयों, देखो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट इज चैप्टर नंबर 4। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर बेसिकली हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अपन बात कर चुके थे। अब बेसिकली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, होप कैमरा इज़ क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। देखिए कार्बन क्या है, कार्बन इज़ एन एलिमेंट। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है ग्रुप 4A का। अब देखो ये 4A क्यों, देखो 4A B ये तुम्हें बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर समझाया जाएगा कि ऐसा इसको क्यों लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एटॉमिक नंबर पे। देखिए एटॉमिक नंबर इसका होता है 6, एटॉमिक वेट होता है इसका 12। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर भी इसलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो इसका 2,4 हो जाएगा। ठीक है, 2,4 हो जाएगा तो इसके मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली बैठे हुए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। ठीक है, इट्स कंपाउंड आर मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस इन। देखो हमारे प्लांट में ना सबसे ज़्यादा कोई सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा कोई ऐसा कंपाउंड जिसके काफ़ी सारे फॉर्म्स मौजूद है हमारे अर्थ में, दैट इज़ कार्बन। क्या है बेसिकली, वो कार्बन है। ठीक है, मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस इन आवर प्लैनेट, इट्स मेनली प्रेजेंट इन इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। ये मेनली हाइड्रोकार्बन फॉर्म में जाता है, मौजूद है पूरे पूरे प्लैनेट के अंदर। ठीक है, और कंपाउंड और हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, अच्छा याद रखना एक बात कि कोक जो होता है ना, कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसका कोको कोला मत समझ लेना भाई। ठीक है ना, कोको कोला नहीं है ये, दिस इज़ कोक। ठीक है, कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ कोल। ठीक है, इसको कोल से बेसिकली क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं, याद रखेंगे। कार्बन जो है ना, क्योंकि कार्बन ने को समझाया कि इसके बेसिकली वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है। तो इसीलिए इसको बोला है कार्बन क्या है, कार्बन टेट्रावैलेंट है। क्या है, टेट्रावैलेंट है। ठीक है, याद रखना ये मेनली 4 कॉमनली अवेलेबल फॉर्म ऑफ कार्बन यहाँ बेसिकली है। ठीक है, सबसे पहला एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। दूसरा है हाइड्रोकार्बन जो कि हमको समझाऊंगा अभी, एल्केन 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 इसी के अंदर आगे आता है। ठीक है, अगला आता है मेरे पास बेसिकली कार्बोनेट लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 इसका फॉर्मूला होता है, लिख लोगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आता है मेरे पास नेक्स्ट 4 दैट इज फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। ये सारे क्या है, दिस आर द फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कार्बन इन डेली लाइफ। देखो डेली लाइफ में क्या कार्बन है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आता है, हो सकता है 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मतलब व्हाट इज़ गिव द बेनिफिट ऑफ कार्बन इन डेली लाइफ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब क्या क्या है वो आप पॉज करके देख सकते हो। दैट इज़ फूड का यहाँ पे याद रखेंगे, फूड में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ कार्बन हो गए। क्लॉथिंग में वुड, वुल हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, नायलॉन हो गया, टर्लिन हो गया। टर्लिन से बहुत अच्छी कंफ्यूज, टर्लिन बेसिकली कपड़ा का ही एक प्रकार होता है, जो कि थोड़ा सा देखते हो गर्मी में जो कपड़ा चिपचिपाता है ना थोड़ा सा, उसी को थोड़ा टर्लिन कपड़ा बोला जाता है। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे कपड़ा तो डिस्क्राइब करने बैठा नहीं तो समझा दे रहा हूँ, बेसिकली क्लॉथिंग में ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है वो पैकेजिंग। देखिए पैकेजिंग में वुड, पेपर, सेलिफोन, पॉलीथीन। अब यह वुड कैसे, देखिए वुड लकड़ी क्या होता है, लकड़ी बेसिकली एक फॉर्म है कार्बन का। क्या है, बेसिकली कार्बन का एक फॉर्म है। ठीक है, वुड। ठीक है, अब यह वुड का कैसे पैकेजिंग करते हैं, तो देखो बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ें जैसे कि इंजन्स जिनको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मशीनरीज जिसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें बेसिकली में वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउस होल्ड। देखो PVC का मतलब होता है पॉलीविनिल क्लोराइड। देखो तार के ऊपर, ठीक है, तार के ऊपर एक पतली लेयर होती है, तार के ऊपर पतली लेयर होती है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको, देखो ये तार देख पा रहे हो, इस तार पे जो लेयर चढ़ी हुई है ना, इसी को PVC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PVC। ठीक है, PVC पाइप्स भी आते हैं। ठीक है, हाँ, तो पॉलीविनिल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनिल क्लोराइड हाउस होल्ड्स में यहाँ पे काम आता है। मेलेमाइन, बैकलाइट। बैकलाइट क्या होता है, देखो जो हमारे स्विचेस होते हैं ना हमारे घर में, तो वो बैकलाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, बैकलाइट, उनको बैकलाइट होता है। वो क्या होता है, बैकलाइट होता है, याद रखेंगे, जो स्विचेस होता है, क्योंकि वो इंसुलेटर से बिहेव करते हैं। ठीक है, अच्छा याद रखना सेलिफोन, पॉलीथीन और बैकलाइट जो है ना, दिस आर द पॉलीमर्फ। ये क्या है, बेसिकली ये पॉलीमर्फ है। दैट इज पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्फ का मतलब होता है फॉर्म, जो कि मल्टीपल फॉर्म में क्या हो अवेलेबल, उनको बोलते हैं बेसिकली क्या, पॉलीमर्फ। अगला आता है फ्यूल्स। देखिए फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG भी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो क्या कहते हैं फ्यूल्स के अंदर आ गया। अगला आता है नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2,4 होता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास कार्बन। देखिए कार्बन अटेन करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, सच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम टू अटेन अ स्टेबल नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो क्या बोलते हैं उसको, कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, याद रखेंगे, ये हो गया। अरे मतलब भाई मतलब समझो कि कार्बन अपना नोबल गैस को अचीव करने के लिए जो बेसिकली बॉन्ड बना रहा है ना, उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमारा यहाँ तक खत्म हुआ। अब बेसिकली आगे समझते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।
तो भाई अगेन ठीक है, अब आते हैं बेसिकली हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पे। ठीक है, देखो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की बात करेंगे ना, तो समझना है बेसिकली बात को ध्यान से कि भैया एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पहली बात होता क्या है। देखो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, ठीक है, एक कार्बन के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होते हैं विथ हैविंग सेम फिजिकल स्टेट। देखो फिजिकल स्टेट सेम है लेकिन फिजिकल फॉर्म से है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हो, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फिजिकल फॉर्म का मतलब समझो कि जैसे कि कार्बन कार्बन के चेन से ही सब बन रहा है। अभी तुम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन, सब कैसे बनता है। फॉर्मूला सबका मोर और लेस सेम है लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, जो फिजिकल फॉर्म है वो सबका अलग अलग है। आइए इसको समझते हैं कैसे। देखो कार्बन को बेसिकली हम दो पार्ट में समझेंगे यहाँ पे, क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमरफस फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमरफस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है, देखो जिसके पास डिफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप हो, ठीक है, जो मतलब एक ऐसा नहीं कि बेढंगा टाइप का नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल शेप होगा जिसका, ठीक है, डिफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये किसके अंदर आता है, ये था क्रिस्टलाइन फॉर्म। एमरफस फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर मैं तुम्हें एकदम उटपटांग टाइप का बेसिकली बोलते हैं, डिफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उससे बोल रहे थे एमरफस फॉर्म, दे डू नॉट हैव डिफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप बिकॉज ऑफ इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है ना, अभी मत लिख लेना भाई, हिंदी में बता समझा रहा हूँ खाली। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया, एमरफस फॉर्म समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है डायमंड। देखो डायमंड बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म का एक पार्ट है, तो डायमंड को बेसिकली समझते हैं इस स्लाइड के अंदर। फिर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बेसिकली समझेंगे ग्रेफाइट और फुलरेन को। ठीक है ना, देखो डायमंड क्या होता है, डायमंड के सबसे पहले स्ट्रक्चर समझे। डायमंड का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है कि कार्बन, जो कि मैंने आपको पहले समझा कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, तो इसके चार कार्बन के साथ में क्या करेगा ये, और वैलेंट मतलब अपने जितना वैलेंस को फिल करेगा। ठीक है, चारों के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे चार बनाया, फिर ये और ये जो कार्बन होगा, जो सेकंड जो कार्बन लगा है, ये और चार कार्बन से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी इसके बेसिकली खाली जो मतलब होता है ना वैलेंस सेल, उसके अंदर सारे के सारे में क्या करता है, ये कार्बन के साथ में ही बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कार्बन का एक काफ़ी बड़ा चेन बनाता है। ये काफ़ी बड़ा मतलब क्या, एक मतलब एक ऐसा प्रकार है कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचता है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें खाली नहीं बचता है। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, हार्डनेस की बात करेंगे तो याद रखना, इट इज़ द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। ये सबसे हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस है। इसका इट हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 3.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देख सकते हो लिखा हुआ है मैंने, हार्डनेस लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो याद रखना है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ठीक है, एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पे क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि भैया इसके जितने कार्बन जो कार्बन कार्बन के जो बेसिकली बॉन्डिंग है हुए हैं, सिंगल बॉन्ड जो लगा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपस में क्या करते हैं, बेसिकली आपस में इंटरेक्ट रहते हैं, आपस में बेसिकली क्या रहते हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ती है ताकि इनके आप नेटवर्क को ब्रेक कर सकें। ठीक है, और कितना आसपास 3930 डिग्री सेल्सियस, 3930 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखेंगे, मैंने लिख दिया हुआ है, देख सकते हो। उसका तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो सिंस ऑल द फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, फैमिली हेल्ड विथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड से बेसिकली हेल्ड होता है, मतलब जुड़े हुए रहते हैं। और क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होता ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेगा। तो इसलिए याद रखना, इसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर देयर इज नो वैकेंट इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन शॉर्ट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट में हम लोग ग्रेफाइट के बारे में और फुलरेन के बारे में। तो अब अपन बात करते हैं बेसिकली ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, देखिए ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस है भाई। ठीक है, ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस विथ ऑकर्स इन द फ्री स्टेट। ठीक है, क्योंकि फ्री स्टेट में होता है बेसिकली मिलता है, इसको बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फ्री स्टेट में बनेगा, ऐसा इसको बेसिकली आर्टिफिशियली भी चाहेंगे तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। ठीक है, फ्रॉम कार्बन इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। ठीक है, कैसे होता है याद है ना, इसको बेसिकली क्या करते हैं, इसको एट 2273 के 2773 के इसको हीट करेंगे और उसके बाद बेसिकली इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 4300 केल्विन।
ठीक है। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 4300 केल्विन में होता है। ठीक है, आइए समझते हैं इसका होता कैसे रिएक्शन। देखिए 3 मोल ऑफ कार्बन वहाँ पे दिया हुआ है प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, इसको हीट किया है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हीट किया जिससे देखिए सिलिकॉन कार्बाइड बन के, क्या बन गया, सिलिकॉन कार्बाइड बन कर के आया। ठीक है, फिर इसको 25 डिग्री सेल्सियस इन शॉर्ट 2773 केल्विन पर बिजली को क्या किया, हीट किया गया। क्यों ऐसा होता है? अरे भाई देखो डिग्री सेल्सियस पे देखो केल्विन में अगर तुमको कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन को अगर ऐड कर देंगे ना तो बेसिकली वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ सिंपल है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन पे इसको लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो फॉर्मूला बन क्या लगता है, 3 मोल ऑफ कार्बन प्लस सिलिकॉन, जिसको बेसिकली अपन ग्रेफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट बोलते हैं, याद रखेंगे। सो इट इज़ एन आर्टिफिशियली फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फर्नेस में बेसिकली बनेगा। अब बात करते हैं शेप के बारे में। देखिए शेप के बारे में बात करेंगे तो याद रखना शेप जो होता है ना कार्बन कुछ ऐसा, या जो ग्रेफाइट होता है कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे याद रखना इसके एक एक जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो फ्री रहेंगे, मतलब इसमें हर एक का कार्बन में क्या बेसिकली एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेसिकली फ्री है। देख सकते हो यहाँ पर बेसिकली ये रहा, ये किसमें इसमें क्या है, फ्री है। ठीक है, मतलब इसके खाली 3 मतलब ये 3 कार्बन के साथ में ही क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और एक बेसिकली यहाँ पे फ्री रहेगा। ठीक है, अब याद रखना कि ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट एक ल्यूब्रिकेंट मटेरियल है। ग्रेफाइट इज अ ल्यूब्रिकेंट मटेरियल है बिकॉज ऑफ वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। वीक वैंडरवॉल फोर्सेस बेसिकली बहुत कमजोर फोर्सेस होते हैं। याद रखना इसका मतलब इनका जो बेसिकली डिस्टेंस कुछ नैनोमीटर्स के आसपास रहता है, 0.4 0.6 के आसपास रहता है। ये क्लास 9th के अंदर दिया हुआ है यहाँ पे हालांकि। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आता होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया बेसिकली वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है ना, और फिर नेक्स्ट आता है क्योंकि बहुत कमजोर फोर्स है बेसिकली अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में से फोर्सेस आता है। जिनको नहीं आता वो इसको सिंपल है देख लेंगे। ठीक है ना, अगला नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, बिकॉज इन ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं तुम्हें दिखाया अभी कि भैया शेप में से क्या है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, फ्री है। और डायमंड में क्या था ना, डायमंड में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, वहाँ सारे के सारे क्या था, बॉन्ड हो गए थे, वहाँ पे सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्या है बेसिकली खाली है। अब जब एक खाली है तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट ये करेगा। ठीक है, डेंसिटी की बात करते हैं तो लेयर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर लेस क्लोजली पैक्ड। ठीक है, लेयर ऑफ कार्बन एटम जो है ना ये लेस क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, लेस क्लोजली पैक्ड एंड हेंस डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट होता है 2.22 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत कम है डायमंड से, जो कि बहुत कम है डायमंड से। ठीक है, डायमंड का क्योंकि 3.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द लास्ट स्टेज, दैट इज़ फुलरीन। ठीक है, फुलरीन को याद रखना है, इसको बकमिलस्टर फुलरीन के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C60। याद रखना है यहाँ पे पेंटेन और हेक्सेन का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है। पेंटेन और हेक्सेन का बेसिकली कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि यॉस्कर बॉल के जैसा इसका क्या होता है बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, याद रखेंगे। यॉस्कर बॉल के जैसा क्या होता है बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया बेसिकली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो आइए बात करते हैं कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड जो होता है ना, कार्बन कंपाउंड आर मोस्टली कोवेलेंट। कार्बन कंपाउंड जो होता है ना मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, याद रखेंगे। कार्बन कंपाउंड आर मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करते हैं ये। अब अगला प्रॉपर्टी आता है कार्बन का, जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन ऐसे समझो कि बेसिकली एक चेन की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी, कैटिनेशन इज अ सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम ऑफ टर्म टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है जिससे वो एक लॉन्ग चेन बना पाता है। इसको बेसिकली कैटिनेशन बोलते हैं, याद रखेंगे। ये हो गया। अगला आता है मेरे पास में स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। देखिए स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम जो होता है ना, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम अनेबल्स करता है न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। ठीक है, स्ट्रांगली। थस कार्बन कंपाउंड आर वेरी स्टेबल इन जनरल। इसीलिए क्या होता है, कार्बन कंपाउंड होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन जनरल में। ठीक है, द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम एनेबल्स, देखो क्या होता है कि कार्बन जो साइज छोटा होता है। ठीक है, और यही बेसिकली एनेबल कर रहा है न्यूक्लियस को टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। थस कार्बन कंपाउंड वेरी स्टेबल इन जनरल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड के बारे में। देखिए कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड याद रखना, कोवेलेंट कंपाउंड आर रेडियली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही सॉल्युबल होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन आयनिक कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ठीक है, अगला याद है ना कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड दे डू नॉट आयोनाइज, ये क्या है, ये बेसिकली आयोनाइज नहीं करते हैं, ठीक है, दे डू नॉट आयोनाइज। एंड आयनिक कंपाउंड दे आयोनाइज इन ऑर्गेनिक मीडियम, ठीक है। अगला आता है नेक्स्ट आता है ना कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है बेसिकली दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द बेसिकली कॉमन डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। ये इन जनरल क्वेश्चन काफ़ी आता है, इसीलिए इसको डिफरेंस बना करके मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगला आता है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन तो हम लोगों ने प्रीवियस सेट में समझा था, लेकिन इसको थोड़ा सा और एनहांस करके हमने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोजन में। देखो हाइड्रोजन में देख पा रहे होगा यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना नोबेल क्या बोलते हैं स्टेबल स्टेट को पाने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या करेगा बेसिकली हाइड्रोजन, बेसिकली देखो कैसे लिंक करेगा, हाइड्रोजन को लिंक करेगा और H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर देख पा रहे होगे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन क्या आपस में शेयर हो गया, जिससे बेसिकली H सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग हुआ, और यहाँ पर बेसिकली मेरे पास H2 मोल का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलर वो भी ऑक्सीजन में क्योंकि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ताकि ये क्या करे, स्टेबल स्टेट को क्या करे बेसिकली ऑक्यूपाई कर ले। लेकिन तो क्या करेगा बेसिकली वो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेगा, ठीक है, दूसरे मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इससे कारण बेसिकली होगा शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, और डबल बॉन्ड यहाँ पर बन करके आएगा। ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगला आता है मीथेन। देखिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 सी यहाँ पर हो गया। देखो कार्बन के पास टेट्रावैलेंट कार्बन होता है, तो 4 होगा बेसिकली। हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड है, वो इससे लिंक करेगा, तो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड कार्बन का एक बॉन्ड अगर लिंक कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा और मीथेन यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगा। अगला आता है नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यहाँ पर इसका सिमिलर है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में समझते हैं। हाइड्रोकार्बन को बेसिकली 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड, एक होता है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड को बेसिकली 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में बेसिकली एल्केन्स आते हैं, एल्केन्स को पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एल्कीन्स और दूसरा आता है अल्काइंस, ठीक है। एल्कीन को ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं, देखेंगे फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, और एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। अब याद रखना है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। देखिए साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक बांटते हैं, ठीक है। ये पार्ट बेसिकली क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड जो कि हागल रूल ये सब होता है, तो ये सब क्लास 11th में है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर बेसिकली ये सब पढ़ना है, वहाँ पे चैप्टर ही का नाम है हाइड्रोकार्बन, क्लास 11th के अंदर, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट पार्ट आता है, जो कि हमारे पास आता है जिसका नाम है यहाँ पर एलिफेटिक IUPAC का। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर समझते हैं। नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है, नामकरण संस्कार समझते हो इन जनरल, ठीक है। जैसे कि नाम, अब देखो नाम कैसे किसी का कैसे नाम रखेंगे, याद कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा, सर बात ट्रिक भी बताऊँगा उसको कैसे याद रखना है, ठीक है। ये हम समझते हैं बेसिकली IUPAC नॉमेनक्लेचर के उस बेहतरीन से ट्रिक को, ठीक है। देखिए प्रेफिक्स हम लोग कैसे यूज़ करेंगे मैं समझाता हूँ, ठीक है, एक दिन से, ठीक है। देखिए प्रेफिक्स है यहाँ पे, क्या प्रेफिक्स है, ठीक है। देखिए अगर मेरे पास 1 कार्बन है तो मिथ का यूज़ करूँगा, 2 कार्बन है तो इथ का, 3 कार्बन है तो प्रॉप का, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 कार्बन आ गए मेरे पास, ठीक है, तो हेक्स का यूज़ करूँगा, 7 कार्बन आ गए तो हेप्ट का यूज़ करूँगा, और 8 कार्बन आ गए तो ऑक्ट, 9 कार्बन आ गए तो नॉन, और 10 कार्बन आ गए तो डेक, ठीक है। तो याद रखेंगे ये मेरा क्या है प्रेफिक्स, जो कि पहले लगेगा, ठीक है। पी से मतलब प्रेफिक्स मतलब पहले, ठीक है। अब याद रखना बेसिकली अगर देखो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब वहाँ पे बेसिकली वो कहीं ना कहीं एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्केन को, सिंगल बॉन्ड को, ठीक है।
अगर मेरे पास दो बॉन्ड मतलब एक सिंगल बॉन्ड भी अगर किसी कार्बन चेन में मुझे, देखो इसका समझो, अगर ये कार्बन चेन है, ये स्केलेटन एलिफेटिक रूल होता है, ठीक है। मान के चलता हूँ यहाँ पर मुझे कहीं एक जगह में डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये मेरे पास एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर इसी में 3 बॉन्ड यहाँ पर आ गया ना, इसका मतलब वो मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयन को, मतलब एल्काइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल, बात समझ में आ गया। चलिए अब इसमें समझते हैं बेसिकली, अच्छा अभी तक भी नहीं समझ में आया है, एक और रूल समझाता हूँ। इसको बेसिकली बोलते हैं FMLSA रूल, FMLSA रूल, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं, तो सबसे पहले याद रखेंगे F का मतलब है यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, किसको देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड को। उसके बाद देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। घबराइए मत, इसका मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताऊँगा, ठीक है। अगला देखिए साइड चेन को, फिर देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, मतलब पहले अल्फ़ाबेटिकल कौन आता है, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है। अब फंक्शनल ग्रुप में भी एक रूल होता है, याद रखेंगे। वो क्या रूल होता है, इसमें सबसे पहले आता है एसिड, फिर मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसके बाद आता है एसिड डेरिवेटिव, फिर 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड, ठीक है। याद रखेंगे ये होता है फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब देखो फंक्शनल ग्रुप, मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप है बताया हुआ है, जैसे कि याद रखेंगे सबसे पहला आता है यहाँ पे मेरे पास C डबल, ये मेरे को ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। OH ग्रुप यहाँ पे मेरे को एल्कोहल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको OL करेंगे क्या, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कार्बन, मेरे पास एक बेसिकली एक IUPAC में नेमिंग करना है, ठीक है। एग्जांपल में मान लेता हूँ CH3OH है, ठीक है। इसका मतलब कि भैया यहाँ पर देखो मीथेन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मोल नहीं होने के कारण इसको मैं बोलूँगा मिथेनॉल, क्या बोलूँगा, मिथेनॉल, ठीक है। क्योंकि ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली अल्कोहल यहाँ पे बेसिकली क्या है, अटैच होता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथेनॉल, ठीक है। मिथ रिप्रेजेंट कर रहा है एक कार्बन को, ठीक है। AN रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और OL रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे क्या है, अटैच है, ठीक है। इसी प्रकार से करते हैं बेसिकली। अगला आता है हैलोजन, हैलोजन बेसिकली याद रखेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब हो गया। एल्डिहाइड के अंदर याद रखेंगे इसी सफिक्स को यूज़ करते हैं SAL, क्या कहता है, मिथेनॉल। देखो वहाँ पे अगर मैं C डबल बॉन्ड OH लगा दूंगा ना, OH को हटा करके, तो उसको बोलेंगे मिथेनॉल, क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। ये इसका IUPAC नेम लूँगा, लेकिन अगर कॉमन नेम की बात करोगे तो उसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, क्या, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे, याद रखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है मेरे नेक्स्ट यहाँ पे कीटोन। देखो कीटोन में वही सिमिलर होता है, एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड रहता है, RC डबल बॉन्ड R रहता है, बेसिकली याद रखेंगे। R का मतलब ये किसी बेसिकली अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखेंगे। और यहाँ पर बेसिकली इसका यूज़ करते हैं हम लोग 1 यूज़ करते हैं, ONE, ठीक है, याद रखेंगे 1 यूज़ करते हैं। तो ये हो गया बेसिकली, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इससे करा दे रहा हूँ। हम समझते हैं बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। देखिए अब मैं आपको इसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे C3H5OH, C3H5OH। इसका देखिए यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला लिख दिया है, और इसका IUPAC नेमिंग भी लिख देते थे कि इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, तो 2 प्रोपाइन 1 ऑल, ठीक है। देखो यहाँ पर CH और C के 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे बेसिकली हमने आयन का यूज़ किया। ये क्या है, एल्काइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। याद रखेंगे C3H5, ठीक है, H5, ठीक है। ये हो गया बेसिकली। तो H में क्या हुआ, और क्योंकि एक OH ग्रुप अटैच हो गया तो उसके कारण ये हो गया, तो 1 ऑल, तो 2 प्रोपाइन 1 ऑल, याद रखेंगे इसका फॉर्मूला, ये हो गया। अगला आता है C4H8, देखिए C4H8 आप लोग सिंपल फॉर्मूला है, CnH2n, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है। देखो वहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया हुआ है, यहाँ पे इसको समझा भी दिया हुआ है कि देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ब्यूट 1 इन, 1 पर क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, 1 पर क्या लगा हुआ है, इन। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। FMLSA रूल का यूज़ करना है, FMLSA रूल यूज़ करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर बेसिकली क्या देखना है, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, नहीं, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है सेकंड पे, ठीक है। फिर देखना है कि साइड चेन पे कुछ है, नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन, देखो यही वाला लॉन्गेस्ट चेन है, बेसिकली ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। साइड आइटम कोई है क्या, नहीं है, ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिकल रूल, तो देखो अल्फ़ाबेटिकल उनके ब्यूट पहले आ रहा था, इसको ब्यूट लिख दिया, ब्यूट 1 इन। अब इन रिप्रेजेंट कर रहा है इस डबल बॉन्ड को, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली क्या, इन, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे लिखा।
अगला आता है नेक्स्ट मेरे पास C6H14। देखो C6H14 ये पता चल रहा है कि ये हेक्सेन का है। किसका है? हेक्सेन का है, मतलब ये इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एल्केन, ठीक है। इसका लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर देख सकते हो इधर पे दिया हुआ है। अगला आता है HCHO, फार्मूला दिया हुआ है, इसको मिथेनॉल बोलते हैं, कॉमन नेमिंग इसका फॉर्मल्डिहाइड होता है। अगला आता है इथेनॉल, जिसको एसिटल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, CH3CHO, ठीक है, याद रखेंगे, ये हो गया। तो दिस आर द सम कॉमन एग्जांपल ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको हिट करना है एंड कैसे यहाँ पे मार्क्स लेकर के आना है। तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी आसान हो गया होगा सबके लिए, ठीक है। चलिए, तो हेलो अगेन प्यारे भाइयों को, ठीक है। भाई देखो, अभी तक हम लोग बेसिकली कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर 24 मिनट 25 मिनट्स का हो गया था, इसीलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। कार्बन एंड कंपाउंड में बेसिकली अब तक हम लोग बेसिकली IUPAC पे बात कर चुके थे। अब अपन बात करते हैं, एक टॉपिक बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे, आइसोमेरिज्म, ठीक है भैया आइसोमेरिज्म बता दो। देखो भाई, आइसोमेरिज्म समझो, एक क्लियर शॉर्ट में समझो कि द प्रॉपर्टी इन विच 2 और मोर कंपाउंड, देखो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जो होते हैं, तो मोर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। देखो क्लास 11th में जाओगे ना, तो ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, 11th में भी है, 12th में भी है, तो यहाँ से थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो, ठीक है, क्योंकि मेजरली तो वहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड बात करूँगा, सबसे पहले आता है कंबशन। जैसे कि कंबशन मतलब समझते हो बेसिकली कि भैया कार्बन कंपाउंड है, वो मतलब बर्न हो रहा है एयर में। कंबर्ट का मतलब ये होता है कि बर्न होना, क्या होना, जलना। तो कार्बन कंपाउंड बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। क्या खाली कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, कार्बन कंपाउंड बर्न होगा एयर में ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट, इन चीज़ों को वो देगा। जैसे कि एग्जांपल में मीथेन को यहाँ पे एयर में क्या क्या बर्न किया है, जिससे कि बेसिकली हमें कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ वाटर, हीट और लाइट, यही थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, कार्बन कंपाउंड बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। इसका रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑक्सीडेशन। क्या आता है? ऑक्सीडेशन। देखो ये ऑलरेडी इससे आप इस वर्ड से फेमिलियर हो गए, लेकिन इसको थोड़ा सा समझो। देखो एल्कोहल को बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ये बेसिकली मेरे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है, ठीक है ना। इसे इसमें समझते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है बेसिकली कि एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग देम। उसको क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करा देंगे। याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अप्लाई होगा वहाँ पे विथ अल्कलाइन पोटेशियम मैग्नेटेट, पोटेशियम पर मैग्नेटेट, याद रखना, ठीक है। ये हो गया KMnO4, ठीक है। देखो यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, CH3CH2OH है, जिसमें रिएजेंट डाला हुआ है अल्कलाइन KMnO4, और ये जो साइन है ये हीट का साइन है, ठीक है। और एसिडिफिकेशन करा देंगे K2Cr2O7 के साथ। दोनों के दोनों बेसिकली क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है, जिससे कि बेसिकली मेरे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH निकल करके आ गया, ठीक है। अगला आता है नेक्स्ट यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि एल्कीन, एल्काइन, जो मैं समझा रखा पहले ही, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, दे ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देख कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट क्या देखना, बेसिकली एक ऐसा रिएजेंट होता है जो कि बेसिक जब भी अप्लाई होगा तो क्या करता है, टाइम को ऑल्टर कर देता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये खाली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या है, ये वैलिड होता है, ठीक है। तो they add hydrogen in the presence of catalyst, nickel and platinum, ठीक है, to give saturated hydrocarbon, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे एल्कीन का एग्जांपल लिया, इसमें H2 मिला दिया, निकल, प्लेटिनम, हीट डाल दिया, ठीक है, हीट डाल दिया तो CH3 आ गया। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसको एल्कीन, मेरा एल्केन के अंदर क्या हो, कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ गया, ठीक है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड है, मतलब एल्कीन से मैंने एल्केन को तैयार कर लिया। ये हो गया मेरे पास एडिशन रिएक्शन। अगला आता है नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोजन से कि एल्केन जो होता है, एल्केन बेसिकली अंडरगो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। UVHV इसको लिखते हैं, UVHV लिखते हैं, तो CH4 मीथेन प्लस Cl2 HV डाल दिया, जिससे कि वैसे CH3Cl आ गया प्लस HCl मेरा यहाँ पे बाहर निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हो गया बेसिकली यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कुछ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया ऑफ कार्बन कंपाउंड के,
अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग बात करते हैं एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में, ठीक है ना। एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है, देखो वुड कंटेन करता है अबाउट 40% ऑफ कार्बन, 40% ऑफ कार्बन क्या करता है, कंटेन करता है वुड, ठीक है। मतलब अप्रोक्स वैल्यू हुई है 40 और 50 के आसपास क्या करता है बेसिकली वुड कंटेन करता है कार्बन को, ठीक है। कोल की बात करते हैं, देखो कोल जो होता है ना, मैं थोड़ा सा कैमरा क्लोज करके दिखा दे रहा हूँ। कोल बेसिकली नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है ना। तो देखो अब देखो कोल बेसिकली टाइप्स ऑफ कोल की बारे में बात करते हैं, तो 4 प्रकार के कोल को पढ़ना है हमें। पीट, लिग्निट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। पीट क्या होता है, पीट याद रखेंगे बेसिकली पीट बेसिकली टाइप ऑफ कोल है जो कि 60% ऑफ कार्बन क्या करता है, कंटेन करता है। लिग्नाइट जिसको हम लोग ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, जो कि 70% ऑफ कार्बन क्या करता है, कंटेन करता है। बिटुमिनस जो को हाउस होल्ड कोल के नाम से भी जानते हैं, 80% ऑफ कार्बन क्या करता है, कंटेन करता है ये अपने अंदर, ठीक है। अगला आता है एंथ्रेसाइट। देखो एंथ्रेसाइट को हार्डेस्ट कोल या बोल सकते हो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये 90% ऑफ द कार्बन क्या करता है, कंटेन करता है। अब एक बात ध्यान रखना है, बेसिकली पीट जो है ना, पीट इज़ अ इन्फेरियर और एंथ्रेसाइट इज़ अ मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है। अगला आता है मेरे पास कोल गैस। देखिए कोल गैस क्या होता है, कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस एंड मीथेन का बेसिकली क्या है, मिक्सचर होता है। ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 का बेसिकली करता है, इसको भी कंटेन करता है, और कुछ और हाइड्रोकार्बन क्या करता है, कंटेन करता है। कौन, कोल गैस। बात करते हैं चारकोल के बारे में। चारकोल याद रखना बेसिकली मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, हाईली पोरस होता है, ठीक है। हाईली पोरस है, सब्सटेंस है। इट कैन बी ऑब्टेन इन 3 वेराइटीज। इसको 3 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिकली ऑब्टेन कर सकते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आता है वुड चारकोल। याद रखना ये जो है ना, ये मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन आ गया, ठीक है ना। इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इसको बेसिकली क्या करेंगे ना, इसको बेसिकली लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब हीट करेंगे तो उससे बेसिकली इसको क्या करेंगे, हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हाईली पोरस होता है, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म आ गया बेसिकली ये। एक बात और ध्यान रखेंगे वैसे, अब नेक्स्ट आता है एनिमल चारकोल, ठीक है। एनिमल चारकोल क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। याद रखना डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। ये क्लास 11th में प्यूरिफिकेशन में आपको पढ़ना है, वहाँ पे डिस्टिलेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शनल होता है, स्टीम होता है ना, और डिस्टिलेशन अंदर रिड्यूस प्रेशर। तो ये बेसिकली इसके टाइप है, हालांकि वो अभी नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11th के अंदर है, तो उसको वहाँ पे पढ़ ही लोगे, ठीक है ना। तो एनिमल चारकोल इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, आई थिंक ऑल्सो हैज़ नॉट बीन रिटन क्लियरली, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज बोन ब्लैक, इसको बोन ब्लैक के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ यूज्ड इन डी कलरेशन ऑफ ब्राउन शुगर। देखो ब्राउन शुगर जो होता है ना, उसको डी कलर करने में क्या काम आता है, बेसिकली एनिमल चारकोल काम आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है शुगर चारकोल। देखिए इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमरफस कार्बन। ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमरफस कार्बन है, एंड इट इज़ ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ कॉन्सेन एसिड, कॉन्सनट्रेटेड एसिड, ठीक है, ऑन केन शुगर। याद रखेंगे ये हो गया शुगर चारकोल। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे कि वुड चारकोल ना बेसिकली एब्जॉर्बेंट ऑफ गैसेस के नाम पे भी काम आता है, याद रखना, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, जो कि है आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में हम लोग बेसिकली अब पढ़ेंगे, ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा और इसको लिख भी लेंगे नोट्स में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाइयों सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में, ठीक है। देखिए सोप क्या होता है, अ सोप इज़ द सोडियम और पोटेशियम साल्ट। सोप जो है, सोप क्या है, सोप एक सोडियम और पोटेशियम साल्ट है ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, विच हैज़ द क्लिनसिंग प्रॉपर्टी। इसका साफ करने की प्रॉपर्टी होती है इसके पास, ठीक है। सोप आर मेड बाय सेपोनिफिकेशन प्रोसेस। सेपोनिफिकेशन प्रोसेस प्रोसेस होता है जिससे बेसिकली सोप्स बनते हैं, ठीक है। इट हैज़ 2 एंड्स। इसके पास क्या होता है, इसके पास 2 एंड होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। मतलब एक जिसको पानी से लगाव है, एक जिसको पानी से मतलब जिसको पानी बैठता नहीं है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है, फोबिया है उसको, ठीक है, उससे डर है। हाइड्रोफिलिक जो उसको अटैक कर रहा है, मतलब जिससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है ना, वो मतलब इट इज़ लाइक कि बोल सकते हो कि यहाँ पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक तरीके से, ठीक है।
अब समझते हैं नेक्स्ट, व्हेन सोप इज डिजॉल्व इन वाटर। देखो जब सोप को डिजॉल्व करते हैं ना वाटर में तो मिसिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मिसिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है। हाइड्रोफोबिक एंड अटैच टू इटसेल्फ, हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है ना वो अपने आप से क्या होता है इटसेल्फ अटैच हो जाता है एंड टू डर्ट पार्टिकल, जहाँ पे जिसमें जिस एरिया में गंदी रहती है वैसे अटैच हो जाता है एंड रिमूव इट फ्रॉम द क्लोथ्स, उसको वैसे क्या होता है क्लोथ से रिमूव कर देता है। सो दिस इज ऑल 3 टर्म्स विच आई कैन एक्सप्लेन अबाउट सोप्स। नाउ डिस्कस अबाउट डिटर्जेंट। आइए डिस्कस करते हैं डिटर्जेंट के बारे में, ठीक है ना। भाई बच्चे तुम लोग बोलते हो कि भैया बीजी से इंग्लिश बोलने लगते हो अरे भाई एक बच्चे का कमेंट आया था, ठीक है चलो डिटर्जेंट बात करते हैं। तो डिटर्जेंट इज अ सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ठीक है। डिटर्जेंट क्या है बेसिकली सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन है, ठीक है। डिटर्जेंट इज अ सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्कम, देखो स्कम का मतलब होता है इम्प्योरिटीज, लेयर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। हाँ, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। देखो एक हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट जो प्रेजेंट होते हैं ना, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं सोप मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं टू यूज फॉर्म इन सॉल्युबल प्रोडक्ट, टू यूज फॉर्म इन सॉल्युबल प्रोडक्ट्स कॉल्ड स्कम। इसको क्या बोलते हैं स्कम बोलते हैं। दिस ऑब्स्ट्रक्ट द क्लिनजिंग एक्शन, ये क्या करता है बेसिकली ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है क्लिनजिंग मतलब साफ़ करने की, मतलब एक जो बॉडी साफ़ हो जाए वो उसको करता है, उसको रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अब देखो यूज़ ऑफ डिटर्जेंट जो होगा ना ओवरकम करता है दिस, इस मतलब इस प्रॉब्लम से हमें क्या करता है, इस प्रॉब्लम से हमें बेसिकली दूर हटाता है। तो यूज़ ऑफ डिटर्जेंट ओवरकम दिस प्रॉब्लम एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, क्या करता है बेसिकली प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड क्लोथ्स गेट्स क्लीन्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पर बेसिकली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट का भी, ठीक है। यहाँ पर भाई लोग अपना पूरा का पूरा कार्बोनेट्स कंपाउंड दैट इज चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10th हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और कौन कौन सा लेक्चर चाहिए। हम लोग बहुत जल्द फिजिक्स के लेक्चर्स को भी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, हम लोग बहुत जल्द फिजिक्स के लेक्चर्स को भी अपलोड करेंगे भाइयों, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं भी उसका भी मतलब चालू कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक बोनस लेक्चर देना चाहता हूँ जिससे बेसिकली आपको काफ़ी हेल्प होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल, उसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि उसको आप कैसे कम से कम टाइम में बेटर से बेटर ढंग से याद कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ एलिमेंट को छोड़ दूंगा, नहीं, मैं 1 से लेकर के 118 एलिमेंट तक टोटल आपको रटवा दूंगा आपके ज़बान पे, ठीक है। एंड बिलीव मी ये आपको काफ़ी हेल्प होगा आगे जा कर के। अगर आप साइंस बैकग्राउंड लेते हैं, जेई में जाइए चाहे नीट में जाइए, आपको बहुत हेल्प होगा इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी का आएगा अब, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण बच्चों, राधे राधे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है। आप लोगों को होप समझ में आएगा। और कोई भी डाउट हो भाइयों प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा है साइंस में। अब ऐसा नहीं भाई SST मत पूछने लग जाना, ठीक है ना, साइंस में ही पूछना, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ही क्लास 10th का पढ़ाऊँगा, ठीक है। बायोलॉजी नहीं भाई, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से, तो मुझे बायोलॉजी वैसे ही मेरा थोड़ा सा हाथ तंग है इसीलिए, ठीक है ना तो मैं अभी तक बेसिकली हमारा जो 4 चैप्टर थे बेसिकली हमारे केमिस्ट्री के, सो वो आज सक्सेसफुली अपलोड हो रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।